नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 8। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अतिथि तुम कब जाओगे। इन्हीं कहावतों को आपने बहुत बार सुना होगा। तो ऐसी ही कहावतों यानी कि मेहमान पर बनी हुई हैं। ये किस पर बनी हुई है? मेहमान पर। और आज का हमारा चैप्टर भी मेहमान पर है कि एक मेहमान के आने पर मध्यम वर्गीय परिवार की क्या स्थिति हो जाती है। आज हम एक जो नाटक है उसके माध्यम से जानेंगे। चैप्टर को बाद में शुरू करेंगे, पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। अभी आपने जो एकांकी पढ़ी यानी कि हम पढ़ेंगे, उसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। परिवार में साहित्यिक वातावरण था। साहित्यिक वातावरण से मतलब क्या है कि लेखक और कवियों का होना, जहाँ पर लिखने पढ़ने, कविताएं लिखना, कहानी पढ़ना लिखना, इस तरीके का माहौल था। इसीलिए इनकी साहित्य में अधिक रुचि थी। इन्होंने रेडियो के लिए अनेक नाटक लिखे, साथ ही नाटकों और फिल्मों की अभिनय भी किया है। अभिनय मतलब होता है रोल प्ले करना। तो बहुत सारे नाटकों में इन्होंने, फिल्मों में अपना अभिनय भी किया है, यानी कि एक्टिंग भी की है। इन्होंने कविता और उपन्यास भी लिखे हैं, यानी कि न सिर्फ ये लेखक हैं बल्कि एक कवि भी है, क्योंकि कविता लिखने वाला कवि कहलाता है। लेकिन नाटक और एकांकी के क्षेत्र में इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली है। इनका लोक परलोक उपन्यास पर्दे के पीछे एकांकी बहुत चर्चित है। अब यहाँ पर एक शब्द आपके पास आया, एकांकी। एकांकी जो कि एक नाटक का ही एक टाइप होता है, प्रकार होता है। तो नाटक और एकांकी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि नाटक का जो टाइप है, यानी कि नाटक, जो एकांकी नाटक होते हैं वो छोटे होते हैं, पात्र कम होते हैं और एक ही रंगमंच पर उसे प्ले किया जाता है। कोई एक छोटी सी घटना या कोई छोटी सी एक ऐसी चर्चा लेकर उसी रंगमंच पर एक ही पर्दे पर पूरा का पूरा नाटक प्ले कर दिया जाता है। पात्र और समय जो है कम होते हैं, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक हो सकते हैं, अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ पर केवल एक ही घटना होगी, वो कहलाता है एकांकी नाटक। तो चलो देखते हैं अपने आज के नाटक को। आज का नाटक जो हमारा है उसमें क्या दिया है, पहले तो एक भूमिका बता दी गई है कि इस नाटक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, किराए के एक छोटे से मकान में अनेक असुविधाएं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तभी, यानी कि जैसे आप स्कूल में या कहीं और पर भी जब अपना नाटक आप प्ले करते हो, यानी कि एक स्टेज पर जब नाटक प्ले किया जाता है तो वहाँ पहले तैयारी, सीन क्रिएट किया जाता है कि आप अपना पर्दा जो है लगाकर उस पर रंगमंच पर कैसा कैसा आप उसे स्टेज को बनाएंगे। तो यहाँ क्या बताया गया, रात का समय है और लोग, गर्मी का मौसम है, लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति हो जाती है। संकोचवश उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्यम परिवार किन परेशानियों से जूझता है, हम इसका जीवंत चित्रण उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकांकी में देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नए मेहमान के एकांकी के माध्यम से हम जो सामान्य परिवार है, कैसा, शहर में छोटे मकान होते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली आप बोल सकते हो, और अचानक से कोई आ जाए जो खुद असुविधाओं से घिरे हुए हैं, ठीक है, उनके पास खुद की सुविधाएं करने के लिए उतना साधन नहीं है, पैसे नहीं है, और अचानक से उसी समय कुछ नए मेहमान आ जाए तो क्या स्थिति होगी। दूसरा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एकांकी में क्या होते हैं, पात्र जो है कम होते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही कम पात्र हैं। नंबर 1 विश्वनाथ जो कि हैं गृहपति। गृहपति का मतलब क्या है, घर के मालिक हैं। नन्हेमल और बाबूलाल जो कि अतिथि, यानी कि यही मेहमान हैं दो। प्रमोद किरण विश्वनाथ के कौन है, बच्चे हैं। आगंतुक कौन है, रेवती का भाई है, और रेवती है जो विश्वनाथ की पत्नी है। यानी कि मुख्य पात्र जो यहाँ पे आपको देख सकते हो, ये विश्वनाथ है, इनकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, और नए मेहमान के रूप में नन्हेमल और बाबूलाल हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर रेवती का भाई भी एक मेहमान। आगंतुक भी किसका, मेहमान का पर्यायवाची है। अतिथि, आगंतुक और मेहमान ये पर्यायवाची हैं, आप साथ नोट कर सकते हो। तो फिर लास्ट में रेवती का भाई भी आता है। तो ये नाटक की भूमिका है, पात्र परिचय है। पात्र आपको याद रखने हैं, 100% याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पात्रों से भी आपके प्रश्न बन सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाटक हमारा कुछ इस प्रकार है। स्थान क्या है, भारत का कोई एक बड़ा नगर मान सकते हो आप, कि जैसे आप किसी भी तरीके का, दिल्ली है, लखनऊ है, इस तरीके से आप किसी शहर को मान सकते हो जो कि एक बड़ा है, जहाँ बहुत भीड़भाड़ लोग रहते हैं। गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय, कमरे के पूर्व की ओर दरवाजे और दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए है। पश्चिम का द्वार भी भीतर की तरफ खुलता है, यानी कि दिशाएं, जैसे घर का उत्तर, पूर्व, पश्चिम जो दिशाएं हैं, कौन सा गेट कहाँ खुलता है। यानी कि जब आप इस नाटक को अपने विद्यालय में या क्लासरूम में करेंगे तो आपको ऐसा ही एक सीन क्रिएट करना है, ऐसा ही मंच बनाना है। उत्तर की ओर से एक मेज और जिस पर कुछ किताबें हैं, अखबार हैं,
पास ही 2 कुर्सियाँ, पश्चिम के पास एक पलंग बिछा हुआ है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ और पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक छोटा सा बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है, फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतार वह खुटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष है। गठा हुआ शरीर है, गेहुआ रंग है और मुख पर गंभीरता का चिन्ह है। मतलब इस तरीके के, ये आपको यहाँ कुछ भी बोला नहीं जाएगा। जो नरेटर होगा वो ये सारा जो मतलब बोल सकता है, नरेटर बोल सकता है, और ऐसा आपको मंच क्रिएट करना है इस नाटक में। अभी हमारा नाटक उस तरीके से शुरू नहीं हुआ जब पात्र आके बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया, इस तरीके का एक माहौल है कि किस द्वार से कैसा वो घर बनाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, विश्वनाथ, यानी कि पहला पात्र मिल गया, जिसकी उम्र 45 वर्ष है। तर होने यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ मैंने दिए हुए हैं, जैसे साधारण गृहस्थ का मतलब क्या, सामान्य घर परिवार का व्यक्ति। तर मतलब गीला है, पूरी तरीके से भीगा हुआ। बेचैन मतलब अस्थिर। गठा हुआ शरीर मतलब मजबूत और स्वस्थ शरीर। गेहुआ रंग मतलब हल्का सांवला। गंभीरता मतलब सख्त सोच विचार करने वाला भाव। ये ऐसा यहाँ पर पूरा का पूरा सीन है जो कि नरेटर के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है या आप मंच के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर को। अब ये चैप्टर हमारा शुरू हुआ है जो कि एक संवाद शैली में। संवाद शैली का मतलब क्या होता है कि पात्र आएगा और पात्र के सामने उसके द्वारा कहा हुआ कथन होगा। संवाद जो कि हम व्याकरण में भी पढ़ते हैं, राइटिंग सेक्शन में पढ़ते हैं, तो वही संवाद शैली है। क्या है देखेंगे। विश्वनाथ, उफ बड़ी गर्मी है। पंखा जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर और मकान है कि भट्टी। आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, ये वाली चीज़ जो है बोलना नहीं है, ठीक है। ये वो वाली जो इसमें लिखा गया शब्द हैं, वो शब्द हैं जो कि केवल और केवल दृश्य के रूप में दिखाए जाते हैं, क्योंकि नाटक क्या होता है, वो दृश्य श्रव्य होता है, उसे आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। तो यहाँ पर पंखा जोर से करने की एक्टिंग की जाएगी, ठीक है, जब नाटक करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करते हुए, तो यहाँ पर कोई बोल नहीं रहा है, केवल एक गेट खुलता है जो कि पश्चिम दिशा में, वहाँ से एक स्त्री अंदर आती है, यानी कि महिला अंदर आती है। ये विश्वनाथ के द्वारा कहा कथन है। अब वो कौन है महिला? रेवती है। वो क्या कर रही है, आंचल से मुंह का पसीना पहुँचते हुए, यानी कि साड़ी पहने हुए, साड़ी के पल्लू से वो क्या कर रही है, अपना मुंह का पसीना पहुँच रही है। पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है, सिर दबाती हुई। अब ये उस तरीके से कह रही है कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है। विश्वनाथ, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पानी पीकर आया हूँ, फिर भी होठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा हो तो क्या होगा। वो अपनी पत्नी से कहता कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, पानी पी लिया है, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, 1 गिलास पानी और पिला दो। रेवती, गर्म है, आंगन में घड़े में तो ठंडा पानी होता है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हवा लगे तो ठंडा हो जाए। जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर छोटा है और अभाव से ग्रसित हैं वो लोग, सुविधाएं पूरी नहीं है, इसलिए वो कोस रही है कि जाने कब तक इसमें, जैसे जेल बंद होती है उसी तरीके से घर जो है छोटा है, बंद है, जहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है। विश्वनाथ, मकान मिलता ही नहीं, आज 2 साल से दिन रात करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूँ। अब यहाँ पर गला ही तर करने का मतलब गीला करना, ठीक है, तर मतलब गीला करना। रेवती, बर्फ़ ले आते, पर बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिए। बोल रही है कि बर्फ़ ले आते, फिर खुद ही रिपीट कर रहे हैं कि बर्फ़ भी कोई कब तक पिएगा। विश्वनाथ, बर्फ़ का पानी पीने का क्या फ़ायदा, प्यास जैसी की तैसी, बल्कि दुगनी लगती है। उफ, लो पंखा कर लो। बच्चे क्या ऊपर हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि उफ, ये इतनी गर्मी है, जो बर्फ़ का पानी उसका पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्यास तो बुझती नहीं। यहाँ पर ये कठिन शब्दार्थ है, आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। भट्टी मतलब जैसे आग जलाने का स्थान होता है, आंचल साड़ी का जो पल्लू होता है, आंगन घर का एक खुला हुआ हिस्सा होता है। अब देखो आगे। रेवती, रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटें तो आती नहीं है। एक खाट पर 2-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता है। मतलब वो घर की स्थिति को दिखाया जा रहा है कि जब घर छोटा है तो छत भी छोटी होगी। वो कह रहे हैं कि इतनी छोटी छत है कि उस पर एक ही खाट आती है और एक खाट पे 2-3 बच्चे सोना पड़ रहा है। विश्वनाथ, यह एक पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़े रहने पर भी बच्चे के लिए एक खाट नहीं बिछाने देता है। साथ में पड़ोसी के बारे में बताया जा रहा है कि एक उनकी छत खाली पड़ी रहती है लेकिन एक खाट भी नहीं, क्योंकि छत पे बिछाने पर थोड़ी बहुत हवा लग सकती है। रेवती, वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं
उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए? नगद 50 देते हैं, तब तो खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा, मैं खाट ना बिछाने दूंगी। सब हवा रुक जाएगी और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। मतलब इस तरीके से बात कर रहे हैं रेवती, यानी कि जो विश्वनाथ की पत्नी है, वो कह रही है कि उसने बोला था कि नगद 50 रुपये देते हैं, हो सकता है वो किराए पे हो, है ना। वो कह रही है कि वो उन्होंने मना कर दिया कि हम चारपाई नहीं बिछाने देंगे, चारपाई बिछाने पे क्या होगा, हवा रुक जाएगी, और इस तरीके से मना कर दिया विश्वनाथ। पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है, जरा आराम से सो सकेंगे तो कहो तो मैं कहूँ। ठीक है, अब वो उसकी पत्नी कह रही मैंने तो कहा था, लेकिन लाला की पत्नी ने मना कर दिया। विश्वनाथ करे कि अगर बच्चे सोए तो इसमें क्या परेशानी है, कहो तो मैं बात करके देख लेता हूँ। रेवती, क्या फ़ायदा, अगर लाला मान भी लेगा तो वह नहीं मानेगी, यानी कि उसकी पत्नी नहीं मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों को अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी, कि उसके साथ अकेला बच्चों को सुलाने पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विश्वनाथ, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। मतलब वो अपनी हालत पे सोच रहे हैं कि हमारा ही यह हाल है, और इसी समय अगर कोई हमारे घर आ गया तो क्या हाल होगा। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आते हैं। खाट मतलब एक चारपाई होती है, ठीक है। निर्दयी मतलब दयाहीन। नगद मतलब जो पैसे या सिक्के होते हैं वो तुरंत देना, ठीक है, इस तरीके से। हर्ज मतलब क्या नुकसान है। अब रेवती, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए, मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी लोग जो संपन्न लोग हैं पहाड़ों पर चले जाते हैं। रेवती, चले जाते होंगे, गरीबों को तो मौत है। मतलब वो कह रहे संपन्न लोग यानी कि जिनके पास पैसा है वो लोग तो चले जाते हैं, बाकी गरीब बेचारे यहीं मरते रहते हैं। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा उठा। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, तमाम शरीर मारे गर्मी से उबल रहा हो। अपने बच्चे को देख कर, छोटा बच्चा है 4-5 साल का, तो कह रहे सुकुमार यानी कि कोमल, इन छोटे छोटे कोमल बच्चों का क्या अपराध है, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा, इतनी गर्मी के मारे ये उबल पड़ रहे हैं। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। रेवती, बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी बेहद गर्म हो जाता है। विश्वनाथ पानी पीकर, उसने क्या कम बीमारी भोगी, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो ना जाने। मतलब वो आपस में बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा है, कि बड़े वाले का भी क्या हाल हुआ था। अभी भी वो कितने महीने बीमार रहा, लगभग 3 महीने तक बीमार रहा। शिमला यानी कि पहाड़ों पर ठंडी जगह भेज दिया है, नहीं तो पता नहीं क्या होता है इसका। यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट जो वर्ड हैं आप उनको लिख सकते हो। अतिथि मतलब मेहमान, संपन्न, धनी, तमाम शरीर यानी पूरा शरीर, सुकुमार नाजुक या कोमल, अपराध, ठीक है, दोष गलती, देह मतलब शरीर, और भोगी मतलब जो सही, ठीक है। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है। आगे देखो। रेवती, भगवान ने रक्षा की, नहीं तो सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया है और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, मुझे तो डर है कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। अब आपस में बात कर रहे हैं। अपनी पत्नी, उसकी पत्नी जो है रेवती कह रही है कि कुछ दिन की छुट्टी ले, इतनी गर्मी है ना, मुझे तो डर लगता कि कोई बीमार ना कोई पड़ जाए। आगे देखो। विश्वनाथ, छुट्टी कोई दे तब ना, छुट्टी ले भी लूँ तो खर्च चाहिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा। बच्चे को ले जाओ, यह गर्मी में भुन रहा है। मतलब आपस में बात कर रहे हैं कि आज मैं नीचे सो जाऊँगा, तुम छत पे जाओ बच्चों को लेकर ऊपर, और मैं नीचे ही सो जाऊँगा। ये गर्मी के मारे भुन रहा, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी हो रही, तप रहा है वो। रेवती, यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊँगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ। मैं, और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ से दीवारें जो है तप रही हैं, तुम ही जाओ ऊपर। वो आपस में बात करने के लिए, तुम चले जाओ, पति कह रहा तुम चले जाओ। विश्वनाथ, यही तो तुम्हारी बुरी आदत है कि किसी का कहना ना मानोगी, बस अपनी हाँके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वो कह रही कि 15 दिन से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी खुली हवा, ताज़ी हवा लगेगी तो सर का दर्द जो है बंद हो जाएगा। रेवती, तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी, बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद ना आएगी, सवेरे काम पर जाना होगा। क्या मेरा, मैं तो पड़ी रहूँगी, ठीक है। वो कह रहे कि तुम ऊपर चले जाओ, नींद नहीं आएगी, गर्मी ज़्यादा, सुबह काम पर जाना। विश्वनाथ, नहीं यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम है। रेवती, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे तुम, तुम्हें भी ना जाने कौन सी धुन सवार हो जाती है। जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर
इसे लेकर जैसे तैसे काट लूँगी, जाओ। विश्वनाथ, अच्छा तुम जानो, और मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ऊपर ही जाता हूँ। बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर ये देखेंगे अब, ये इस तरीके की संवाद शैली में जो है कि एकांकी के पात्र हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ आप इन्हें नोट कर सकते हो। आगे देखो, रेवती, कौन होगा? विश्वनाथ, न जाने, देखता हूँ। रेवती, हे भगवान, अब कोई मुसीबत ना आ जाए। बच्चे को पंखा करती है, बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है। गर्मी पानी मांगता है, वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इस समय दो व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है और रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर साथ एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों से ऊपर काली बंडी, सिर पर सफ़ेद पगड़ी। बड़े की अवस्था 35 वर्ष, छोटे की 24 वर्ष। बड़े की मूछें मुंह को घेरे हुए और माथे पर सलवट। छोटे की अधकटी मूछें, लंबा मुंह, दोनों मैली धोतियां पहने। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का नाम बाबूमल। इस हवड़ तबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। तो ये फिर से ब्रैकेट में है, यानी कि ये स्थिति है जो कि दिखानी है। विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना। किरण पंखा तेज कर देती है, किंतु पंखा वैसे ही चलता है। नन्हेमल पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पहुंचकर उसी से हवा करता हुआ, बड़ी गर्मी है, क्या कहे पंडित जी, पैदल चले जा रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए हैं कि निचोड़ लो। विश्वनाथ जी, आप लोग? बाबूलाल, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पानी नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो। पिछले दिनों नगद 9 रुपये में खरीदी थी। अब यहाँ दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। वो पूछ रहा है विश्वनाथ जी, आप लोग कौन? लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे, वो आपस में बातें करे जा रहे हैं। नन्हेमल, मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा ठग है। मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपये गज दी, जबकि नत्थामल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी, गला सूखे जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। अब उन्होंने, पंडित जी बोलने लगे विश्वनाथ को और उनसे कह रहे कि गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पिला दो। बाबूलाल, मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊँगा। बच्चों की ओर देखकर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? प्रमोद। किरण, वो कहती किरण। इस तरीके से बच्चे जो है एक दूसरे के नाम बताते हैं। बाबूलाल, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ, देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ़ मिले तो ले आओ। आप लोग? फिर से उसने पूछा, आप लोग? वो परिचय पूछ रहा है कि जब कोई घर में आता है और वो आपस में बातें किए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि उनका अपना घर है, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन विश्वनाथ जो है परेशान है, वो बार बार बोल रहा है, आप लोग कौन? नन्हेमल, आपने लोटा कहाँ रखा? थैले में ही है ना? ठीक है, वो आपस में फिर से बात करें। उन्होंने विश्वनाथ के जवाब नहीं दिया। उसने बोला, अपना लोटा कहाँ रखा है? तो वो कह रहे, थैले में ही है ना बाबूलाल। बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा, मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ, नहीं तो मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी होगी। नन्हेमल, अरे देखते जाओ। हाँ साहब। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, आप कहाँ से पधारे हैं? वो फिर भी सभ्यता से बात कर रहा है, बार बार परिचय पूछ रहा है कि आप लोग कहाँ से आए, कौन हैं? नन्हेमल, अरे आप नहीं जानते, लाला संपतराम है ना, गोटे वाले, वे मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया है। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू, यह लो मेरी बंडी, संदूक में रख दो। बंडी क्या होता है? जैसे आप देखेंगे जो ऊपर एक टाइप की बनियान होती है और उसमें पॉकेट लोग जो गांव में लोग सिलवा लेते हैं, उसी को बोल रहे हैं बनियान को, यानी कि बंडी। ठीक है। विश्वनाथ, कौन संपतराम? उसे तो किसी संपतराम को जानता ही नहीं है। और ये जो मेहमान है वो कौन है, कहाँ से आए, कुछ पता नहीं। विश्वनाथ के पूछने पर भी वो अपना ठीक से परिचय नहीं देते हैं। बाबूलाल, अरे वही गोटे वाले, लाओ ना। चाचा संदूक खोलकर बंडी रखते हुए, माल मसाला तो अंटी में है ना, यानी कि उसकी पॉकेट में जो है रख दिया है। ठीक है। नन्हेमल, नहीं जेब में है, बंडी की जेब में। अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। यानी कि वो कह रहे कि जो बनियान की पॉकेट है उसमें रखा हुआ है, तो डरने की क्या बात है, अब तो हम घर में आ गए हैं। विश्वनाथ, मैं संपतराम को नहीं जानता। नन्हेमल, संपतराम को नहीं जानते? क्यों? वह तो आपसे मिले हैं, आपकी तो वह
अब बाबू वो आपस में मतलब पूछ रहा है बार बार, लेकिन वो लोग जवाब नहीं देते हैं और इस तरीके से परिचय दे रहे हैं जैसे पता नहीं कितना जानते। बाबूलाल, हाँ उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो वो बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हेमल, देख नहीं रहे हो, इसके पीछे एक ही कमरा दिखाई देता है पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण विश्वनाथ से, माँ पूछती है खाना? नन्हेमल, क्यों बाबूलाल? पंडित जी, कष्ट तो होगा पर तुम जानो खाना तो, मतलब वो कह रहे कि कष्ट तो होगा पर आप देखो क्या खिला सकते हो खाना। बाबूलाल, बस एक साग और पूरी। नन्हेमल, वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। बाबूलाल, अरे खाने की भली चलाई, पेट तो भरना है, शहर में आए हैं, किसी को तकलीफ थोड़े ही ना देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं, पूड़ी पराठा रोटी कुछ भी बना दो, खाना तो हम खाएंगे, जो आप खिला सकते हो वो खिलाओ। अब यहाँ पर नन्हेमल, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन हो गया। मतलब वो आपस में बात करके बताना चाह रहे हैं कि हम लोग भूखे हैं। बाबूलाल, नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी, प्रमोद बर्फ़ का पानी लाता है। इतने में जो बच्चा प्रमोद है वो गया था, बर्फ़ का पानी लाता है। नन्हेमल, हाँ भैया ला तो जरा, मैं 1.5 लोटा पानी पीऊँगा। बाबूलाल, उतना ही मैं, मतलब वो इतना उनको प्यास लग रही है कि मैं 1.5 लोटा पानी पीऊँगा। दोनों गट गट करके पानी पी लेते हैं। किरण विश्वनाथ धीरे से, फिर खाना? विश्वनाथ इशारे से, ठहर जा जरा, ठीक है। उसकी लड़की जो है खाने के लिए पूछ रही तो उससे बोलता रुक जा जरा। नन्हेमल पानी पीकर, आह अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है, मतलब गर्मी में बिना पानी के नहीं रहा जा सकता। बाबूलाल, पानी भी खूब ठंडा हो। वाह भैया खुश रहो, ठीक है। वो प्रमोद को एक तरीके से आशीर्वाद देते हैं कि पानी भी खूब ठंडा, और पानी पिया तृप्त हो गए और उसको आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो। नन्हेमल, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, अब वो नन्हेमल कह रहे कितने सीधे बच्चे हैं, तो बाबूलाल क्या कह रहे हैं, शहर के हैं ना, मतलब इसलिए सीधे हैं। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए मैंने आपको, और फिर से विश्वनाथ ने फिर परिचय पूछने की कोशिश की है कि क्षमा कीजिए मैंने आपको नहीं पहचाना। दोनों, अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हो, हम तो आपके पास के हैं। अब वो बार बार पूछने की बात कर रहे हैं तो दोनों इस तरीके से उन्हें उलझा दे रहे हैं। विश्वनाथ, आप कहाँ से आए हैं? नन्हेमल, बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से, बिजनौर से? बिजनौर में तो मैं बिजनौर गया हूँ क्या? किंतु मतलब वो आश्चर्य से बोल रहे हैं, बिजनौर? बिजनौर में तो मतलब मैं कभी गया नहीं है, सोचते हैं इस तरीके से। नन्हेमल, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। अब वो कह रहे मैं जरा, नन्हेमल कह रहा है कि मैं नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल, मैं भी स्नान करूँगा। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही है, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे के नल पर ले जाओ। वो कह रहे कि नल में तो शायद पानी है नहीं, और अपने बच्चे से कह रहे कि ज़रा नीचे के नल पर लेके जाओ। बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा हम, और वो कह रहे कि हम जब तक नहा कर आएंगे तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं, रेवती का प्रवेश होता है। जैसे ही दोनों नीचे जाते हैं मेहमान नहाने के लिए, इतने में रेवती जो है अंदर आ जाती है, जो कि विश्वनाथ की पत्नी है। रेवती, ये लोग कौन हैं? जान पहचान के मालूम तो नहीं पड़ते हैं। विश्वनाथ, न जाने कौन है। रेवती, पूछो ना। विश्वनाथ, क्या पूछ लूँ, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते हैं। इस तरीके से वो उसकी पत्नी कह रही पूछो कहाँ से आए, कौन है, हम तो इन्हें जानते नहीं हैं। अब रेवती क्या करिए, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर से बढ़ती जा रही है, पहले सोते सोते हाथ पर सुन्न हो जाते थे और अब बैठे बैठे हो जाते हैं। वो अपनी शारीरिक कमियां गिनाने लगी, तबीयत उसकी ठीक नहीं है कि मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, हाथ पर सुन्न हो रहे हैं, अब तो बैठे बैठे हो जा रहे हैं क्योंकि रात में खाना बनाना पड़ेगा। विश्वनाथ, क्या बताऊँ, जीवन में तुम्हें कोई सुख न दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है। वो अब वो कह रहा है, उसकी पत्नी जब अपने आप को बता रही कि मैं बीमार हूँ तो कह रहा है क्या करूँ, कोई नौकर भी नहीं टिकता है। रेवती, पानी तो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि वो तीसरी मंजिल पर रहते हैं और पानी ऊपर ले जाना पड़ता है। और गर्मी, गर्मी क्या कम है, किसी को क्या जरूरत पड़ी जो गर्मी में भुने। हम तो, हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते जा रहे हैं। भाई नौकर क्यों इतनी गर्मी में किसी का 3 मंजिल पानी चढ़ाएगा, वो तो भाग जाते हैं, पर ये तो हमारा भाग्य है कि हमें ही यहाँ भुनना पड़ रहा है। इस तरीके से वो रेवती अपने पति से कह रही है। अब यहाँ कुछ शब्द हैं, दर्द के मारे यानी कि दर्द की वजह से, सुन्न होना मतलब संवेदनहीन होना, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना होना। मंजिल यानी कि जो है ऊपर नीचे के जो मकान होते हैं, फ्लोर होते हैं, उनको बोलते हैं। भाड़ में भुनना यानी कि एक भाड़ होता है जैसे चना वगैरह भुने जाते हैं ना, उसके लिए बोला जाता है। आगे देखिए। विश्वनाथ, क्या किया जाए। रेवती, फिर क्या खाना बनाना ही होगा, पर यह है कौन। विश्वनाथ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, जब आए हैं तो खाना ज़रूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। रेवती, तो नक्कर गुस्से में कह रही है, खाना तो खिलाना ही होगा,
तुम भी खूब हो। भला इस तरह कैसे काम चलेगा? दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इसके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहाँ से हैं? बोल रही एक तो सर फटा जा रहा है, ऊपर से गर्मी है, वो भी इस समय। है कौन ये लोग? विश्वनाथ कहते हैं बिजनौर से आए हैं। रेवती आश्चर्य से, बिजनौर से? क्या बिजनौर में तुम्हारी कोई जान पहचान है? अपनी रिश्तेदारी का तो कोई आदमी वहाँ रहता ही नहीं है। रेवती भी कह रही कि वहाँ पर हमारा कोई रिश्तेदार रहता ही नहीं है। विश्वनाथ बहुत दिन हुए, एक बार मैं बिजनौर गया था, पर तब से अब तक 20 साल हो गए। मतलब एक बार मैं गया था लगभग 20 साल पहले। रेवती सोच लो, शायद वहाँ कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो, क्योंकि वो साहित्यिक कार्य करते हैं, किताबें वगैरह पढ़ना लिखना उस तरीके। तो सोच रहे हैं कि शायद तुम्हारा कोई मित्र हो। विश्वनाथ ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो। करे मुझे तो याद नहीं है, पर हो सकता है किसी ने भेजा हो जो मुझे जानता हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे हैं, मैं जानता भी नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि कोई संपत राम है, उनके मतलब नाम बता रहे हैं, उनकी जान पहचान क्या है? रेवती बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब शरीर ही ठीक ठाक नहीं रहता तो फिर क्या मैं क्या करूं, है ना? इस तरीके से बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जब मैं ही ठीक रहूंगी तभी तो बनाऊंगी, कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। क्योंकि जो है मेहमानों को एक बोलता है ना, भगवान का रूप होते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव के लिए यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि पहले आत्मा, पहले खुद का शरीर है, जब खुद ही ठीक नहीं होंगे तो परमात्मा, यानी कि अतिथि देवो भव, तो हमें बाद में देखेंगे। इस तरीके से वो कहना चाह रही है। आगे देखिए क्या बताया गया। विश्वनाथ क्या कहेंगे, रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो ना। रेवती बाजार से क्या मुफ्त में आएगा? 3-4 रुपए से कम क्या इनका पेट भरेगा? पहले पूछ लो, बाद में खाना बनाऊंगी। अब रेवती झुंझला कर कह रही है कि मार्केट में क्या फ्री मिल जाएगा, है ना? अब 3-4 रुपये से मतलब है कि ये उस समय की बात है जब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। 3-4 रुपये आज के 3-4 हज़ार के सामान मान सकते हो आप। बाबूलाल का प्रवेश। रेवती दूसरी ओर से चली जाती है, मतलब वो दरवाजे में से अंदर चली जाती है। बाबूलाल तबीयत अब शांत हुई, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। न जाने पंडित जी आप यहाँ कैसे रहते हो? पंखा करता हुआ। विश्वनाथ 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं और उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता हुआ, क्या बात है, कैसा झगड़ा है प्रमोद? अब ऊपर से इतने में क्या है, ऊपर से आवाज़ आने लगती हैं, तो वो विश्वनाथ पूछता अपने बेटे से, प्रमोद क्या बात है? प्रमोद आकर, उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए थे, पानी फैल गया, इसलिए पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ़ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। अब इतने में क्या है, वो नए मेहमान जो आए हैं उन्होंने क्या किया, पड़ोसी छत पे हाथ धो दिए, इसीलिए वो उसकी स्त्री जो है चिल्ला रही, जो चारपाई नहीं बिछाने देती है। विश्वनाथ तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हाथ दूसरी जगह धो? प्रमोद मैं पानी पीने चला गया था, वहाँ ऊषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा झलता रहा। मैंने हाँकना, ये देखो ये जो पंखा है इसको हिलाना क्या कहलाता है? झलना, यानी कि पंखे से हवा करना। तो कह रहा है कि मैं तो बताता, पर मैं पानी पीने गया था, वहाँ उसकी बहन उषा जो है रोने लगी थी, उसी को पानी वानी पिलाया और पंखा की हवा की। विश्वनाथ चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ़ करा देंगे। नेपथ्य अरे बाबू मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूँ। अब यहाँ पर एक शब्द आया, नेपथ्य मीन्स होता है कि जो रंगमंच होती है उसमें पर्दा होती है, पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको बोला जाता है नेपथ्य। कि पर्दे के पीछे से आने वाली आवाज़ें, है ना, तो वो नेपथ्य कहलाता है। बाबूलाल लाया चाचा जाता है। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश। पड़ोसी देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। विश्वनाथ वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ़ करा दूंगा। पड़ोसी आपसे रोज़ ही गलती होती है। विश्वनाथ अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। अब जो पड़ोसी है वो आके गुस्से में अकड़ के बोल रहा है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो विश्वनाथ बड़े ही विनम्रता से बोलते हैं कि क्षमा कर दो, नए आदमी है, कल से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी होगा क्यों नहीं, रोज़ होगा, रोज़ होता है। अभी उसी दिन आपके यहाँ एक नए मेहमान ने पानी पिया और फैला दिया, नए मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह हमारी खाट बिछाकर लेट गया था। विश्वनाथ मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था, बताया कि हाँ गलती से हो गया था, लेकिन मैंने समझाया तो उसके बाद तो चारपाई नहीं बिछाई थी ना। अब पड़ोसी तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हो तो बड़ा सा घर मकान ले लो,
अब पड़ोसी जो है लड़ाई कर रहा है, कितने मेहमान आते हैं, फिर वो गलतियाँ करते हैं, रोज ही गलती होती है। इतने मेहमान बुला तो बड़ा सा मकान ले लो। विश्वनाथ, यह भी आपने खूब कहा, इतने मेहमान क्यों आते हैं? अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूँ? खैर, आज क्षमा करें, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। वो बोलता, जो गुस्सा तो उसे भी आती है, लेकिन वो अपनी गुस्सा को कंट्रोल कर लेता, क्योंकि उसके नए मेहमान आए हुए हैं। कहता, भाई आगे से ऐसा नहीं होगा, क्षमा कर दो। पड़ोसी, कहाँ तक कोई क्षमा करे? क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली है, क्षमा। पड़ोसी चला जाता है, दोनों अतिथि आ जाते हैं। इतने में पड़ोसी चला जाता है झुंझला के कि क्षमा क्षमा, बस एक ही शब्द रट रखा है दोनों। क्या बात है विश्वनाथ? कुछ नहीं, आप धोतियाँ छज्जे पर सुखा दें। जो छज्जा होता है बालकनी कि आप उस पर अपनी धोतियों को सुखा दो। नन्हेमल, सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ भैया, ज़रा सा पानी और पिला दो। उफ, बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में देरदार है। बात यह है कि नींद बड़े ज़ोर से आ रही है। अब वो नन्हेमल जो है वो विश्वनाथ से बात कर रहे हैं, भैया बड़ी गर्मी है, थोड़ा सा पानी और पिला दो, और मेरी वजह से आपको कष्ट हो रहा है, ठीक है। विश्वनाथ, देखिए मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहता हूँ। नन्हेमल, हाँ पूछिए। मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं। विश्वनाथ, जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए। नन्हेमल, क्या हर्ज है? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हम तो आपको जानते हैं, पर कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल, लाला भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे। नन्हेमल, अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। विश्वनाथ, हाँ पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास ठहरा था, मुरादाबाद ठहरा था। अब वो उसे याद दिला रहा है कि मुरादाबाद देखा था, नजीबाबाद गए थे यहाँ, लेकिन विश्वनाथ को कुछ भी याद नहीं आ रहा। नन्हेमल, सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। बाबूलाल, उनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं उनके, बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ, पर उनका तो प्रेस है। वो कह रहे कि आटे की मिल यानी कि जिसमें आटा बनता है गेहूं को पीसकर, तो कह रहे उनकी तो आटे की मिल है। पर विश्वनाथ चौंक जाता है फिर से, क्योंकि उनकी आटे की मिल नहीं, जो वो जगदीश प्रसाद को जानते हैं उनकी एक प्रेस है, यानी कि जहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं, किताबें छपती हैं। नन्हेमल, प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है, मतलब बता रहे कि वो बहुत पैसे वाले, हो सकता है उनकी एक और मिल हो इस तरीके से। बाबूलाल, अगले महीने तक खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आओ। लो चाचा, पहले तुम पी लो। विश्वनाथ, आप लोग कोई चिट्ठी विट्ठी लाए कि भाई जिसने भेजा है तो उसने कुछ तो पता वता दिया होगा। आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन कर देते हैं, पहले लोग अपना कुछ ना कुछ एड्रेस देते थे। तो दोनों सक पकाकर, चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए। नन्हेमल, संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहाँ कृष्णा गली में वो रहते हैं। विश्वनाथ, पर कृष्णा गली तो यहाँ 6 हैं। कौन सी कृष्णा गली में बताया था? नन्हेमल, 6 हैं, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो ये मालूम नहीं था, शायद बताया हो, याद ही नहीं रहा। विश्वनाथ खींचकर, जिसके यहाँ आपको जाना है उनका नाम भी तो बताया होगा। बाबूलाल, क्या नाम था चाचा? नन्हेमल, नाम तो याद नहीं आता है, जरा ठहरिए सोच लूँ। बाबूलाल, अरे चाचा, कविराज या कवि बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। नन्हेमल, हाँ साहब, कविराज बताया था। आप तो बेकार शक में पड़ रहे हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। बाबूलाल, चोर छिपे थोड़े ही रहते हैं पंडित जी, क्या बताएं, हमारे घर चलकर देखें तो आपको पता लगेगा कि हम, मतलब बता रहे कि हम चोर वोर थोड़े ही हैं, ठीक है, जो आप हमारे घर चल के देखो हम कैसे इंसान हैं। विश्वनाथ, लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। दोनों चिल्लाकर, तो कभी ही बताया होगा साहब। नन्हेमल, हमें याद नहीं आ रहा है, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे हम आ गए, नीचे आवाज़ लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ाए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएंगे, फिर सोचा घर ही है तो चलो घर ही चलते हैं। धर्मशाला यानी कि जहाँ यात्रियों के रहने का, जो ठहरने का स्थान होता है। विश्वनाथ, जिसके यहाँ आपको जाना है वे काम क्या करते हैं? नन्हेमल, काम? क्या काम बताया था बाबू? बाबूलाल, मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो सामान लेने गया था। आप तो पंडित जी के शायद वैद्य हैं। नन्हेमल, हाँ याद आया, बताया था वैद्य। अब वैद्य कौन होते हैं? आयुर्वेदिक चिकित्सक यानी डॉक्टर, जो जड़ी बूटियों की दवाई देते हैं। विश्वनाथ, पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। प्रमोद,
पिछली गली में एक कविराज वैद्य हैं। विश्वनाथ, हाँ हाँ ठीक। कहीं आप कविराज लाला रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? अब विश्वनाथ ने अपने आस पड़ोस में उन्हें याद आया कि हाँ हाँ ठीक ही ठीक, एक कविराज रामलाल वैद्य हैं, कहीं आप उनके यहाँ तो नहीं आए? दोनों उछलकर, अरे हाँ वही तो कविराज रामलाल हैं, उछलकर। विश्वनाथ, शायद वह उधर के हैं भी। नन्हेमल, विश्वनाथ ने बताया कि शायद वह उधर के ही है, आस पड़ोस की गलियों के लोग जानते ना, वैसे विश्वनाथ ने थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया। नन्हेमल, ठीक है साहब ठीक है, वही हैं। मैं भी सोच रहा था कि आप न संपतराम को जानते हैं न जगदीश प्रसाद को। प्रमोद से कहा, उन्हें कविराज के घर छोड़ के आ जाओ। ठीक है विश्वनाथ, जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भी भीतर हो जाऊं। दोनों चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब, राम राम। विश्वनाथ, भीतर से ही राम राम। रेवती, अब जान में जान आई, हाथ हाय सर फटा जा। रेवती, अब जान में जान आई, हाय सिर फटा जा रहा था। नीचे से आवाज़ आती है, नेपथ्य यानी फिर से पर्दे के पीछे से, भले आदमी न जाने कहाँ मकान लिया, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। रेवती फिर प्रसन्न होकर, अरे भैया आओ, तुमने तो खबर भी ना दी। आगंतुक यानी कि जो अब नया आगंतुक यानी मेहमान आया वो कौन है? रेवती का भाई है आगंतुक। रेवती, दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला? देखो कि हमने तो पहले ही आपको इन्फॉर्म किया था, सिर फटा जा रहा मतलब सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नेपथ्य यानी कि रंगमंच के पीछे से आवाज़ आना। तार यानी कि एक प्रकार का टेलीग्राम है, संदेश भेजने का पुराना साधन था जो कि अब ठीक है अब लोग उपयोग में नहीं लाते हैं। विश्वनाथ, नहीं, कब तार दिया था? आगंतुक, कल ही तो झांसी से दिया था, सोचा था कि ठीक समय पर मिल जाएगा। ओह बड़ी परेशानी हुई। रेवती, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती है। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ़ तो ला, मामा जी को ठंडा पानी पिला दे। और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। आगंतुक, भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो न जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में ही रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं ज़रा बाथरूम जाना चाहता हूँ। अब जो आगंतुक यानी मेहमान है वो अपने बारे में बता रहा है। विश्वनाथ, हाँ अवश्य, सामने चले जाइए। आगंतुक, एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कष्ट होगा। रेवती, ऐसा क्यों सोचते हो? कष्ट काहे का? यह तो हम लोगों का कर्तव्य है। अच्छा सुनो, अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है, अपने भाई के लिए वो कह रही है कि इसमें क्या कष्ट है, ठीक है ये तो हमारा कर्तव्य है, आप तैयार हो जाओ और हम खाना बनाते हैं। आगंतुक, भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। रेवती, जाती हुई लौटकर, फिर से वो जा रही थी लेकिन लौटकर वापस क्या कहती है, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आगंतुक, इतनी गर्मी में रहने दो, वो मना कर रहा है उसका भाई, लेकिन अब रेवती तो थोड़ी देर पहले करी थी, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है ये सब, क्योंकि वो अतिथि जो कैसे थे बिना जान पहचान के थे, लेकिन यहाँ अब भाई आया हुआ है तो इसलिए वो खुशी खुशी सब कुछ करने को तैयार। विश्वनाथ, तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है, रेवती से कहो अब। रेवती, अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे थोड़ा ही नहीं सोएंगे। ठीक है, इस तरीके से वो जो है बोल रही है। यवनिका मतलब पर्दा गिरना, और इस तरीके से जो नाटक मैंने आपको बताया था, नेपथ्य और यवनिका, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये जो पर्दा होता है आपने देखा होगा, यहाँ पर जो ऐसे पर्दा होती है वो पर्दा गिर जाती है, नाटक बंद हो जाता है, तो वही है। उदय शंकर भट्ट इसके लेखक है, और ये एक एकांकी के रूप में हमने एक नाटक पढ़ा कि अतिथि के आने पर मध्यम वर्गीय परिवार की क्या स्थिति हो जाती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिससे वो भी इसे पढ़ पाएँ। धन्यवाद।